Hello everyone, welcome to everyone to ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री सुंदरम आईएएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे थे पॉलिटिकल साइंस के लिए इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, और इसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं महात्मा गांधी को। आज हम महात्मा गांधी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अंबेडकर को डिस्कस किया, आज हम पॉलिटिकल थॉट्स और एक पॉलिटिकल जो जर्नी है महात्मा गांधी की डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कोई भी नहीं होगा, ना केवल भारत में बल्कि बाहर भी, जिसने नहीं पढ़ा हो। ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि महात्मा गांधी को लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया। महात्मा गांधी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन गांधीवाद में और गांधी में कुछ तो बात होगी कि गांधीवाद कभी भी इतना ज़्यादा पराजित नहीं हुआ। और शायद ऐसे एकमात्र ऐसे नेता हैं महात्मा गांधी, एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी जिनकी पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में स्टैच्यू लगी हुई है। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ नहीं है। तो गांधी ये कहा करते थे कि गांधी जी नश्वर हैं, गांधी जी कभी नहीं रहेंगे। ऐसा होगा कि कभी ना कभी गांधी जी नहीं रहेंगे, लेकिन गांधीवाद इस देश में सदैव बना रहेगा। तो आज हम इसी विचार पर चर्चा करेंगे कि हाउ डिड a simple person came into existence of such kind of greatest philosophical unit, such a great philosophical ideas who were followed by maximum number of countries in this world। एक ऐसा विचार जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने स्वीकार किया, मान्यता दी, और शायद किसी भी चीज़ के सफल बनाने में गांधीवाद की जो शक्ति है वो शायद किसी और की नहीं रही। और शायद इसीलिए भी कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में गांधीवाद की भी भूमिका थी, गांधी की भी भूमिका थी। तो आज हम इसी गांधीवाद और गांधी पर विचार करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं, तो आज हम इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर उस परिस्थितियों को देखेंगे कि कब इनका जन्म हुआ और कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से काम किए, फिर उन्होंने कौन कौन सी आइडियोलॉजी विकसित की। चलिए, तो हिज time span was between 1869 to 1948, and he was born on 2nd of October and died on 13th of January 1948। ये महात्मा गांधी का टेन्योर है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जब महात्मा गांधी का बर्थ हुआ तो इंडिया वाज कॉलोनियल, तो हम लोग एक उपनिवेश में जीते थे। एंड गांधी वाज बॉर्न इन 1869। जब गांधी जी का बर्थ हुआ 1869 में, उस समय हमारे यहाँ बहुत एक्सट्रीमली कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, और हम लोग उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण से सप्रेस किए जा रहे थे। तो एक ऐसा बच्चा, गुजराती बच्चा, जो एक ऐसे माहौल में पला बड़ा है जिस माहौल में उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा था। ब्रिटेन की पॉलिसी का भी पड़ रहा है, राजनीति का भी प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा उस समय की जो भी तत्कालीन परिस्थितियां थीं राजनीतिक, उन सब का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो ये महात्मा गांधी ऐसे ही माहौल में बड़े हुए, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की, और शिक्षा दीक्षा करने के बाद 1887 में वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड से 1891 में जब वो वापस आए, तो उसके बाद 93 में उनको जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। वे साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में एक अब्दुल्ला कंपनी के वकील के रूप में वो साउथ अफ्रीका में नौकरी करने के लिए चले गए। तो जब वो साउथ अफ्रीका चले गए नौकरी करने के लिए, और उसके बाद वहीं उन्होंने अपने जीवन का राजनीतिक जो करियर है वो शुरू किया। और वो समय था साउथ अफ्रीका जहां गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया। और उस सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधी की पॉपुलैरिटी भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर हुई। और गांधी की पॉपुलैरिटी इतने व्यापक पैमाने पर हुई कि व्हेन गांधी केम इन इंडिया इन 1915 ऑन 9th of January, तो ही वाज वार्म वेलकम्ड इन अवर कंट्री। तो ये कहा गया, एक व्यक्ति जो ब्रिटानी हुकूमत से साउथ अफ्रीका में लड़ रहा है, ये वही ब्रिटानिया हुकूमत है जो भारत में भी शासन कर रही थी, वहाँ लड़ रहा है। तो गांधी की पॉपुलैरिटी इस कारण से ज़्यादा हुई। और गांधी जब यहाँ पर आए 1915 में, उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि हमको एक सशक्त नेतृत्व की तलाश थी।
और हम ऐसे सशक्त और सफल नेतृत्व को तलाश रहे थे जो कुछ हद तक पहले से प्रूवन हो। और गांधी जी पहले से सर्टिफाइड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के साथ सत्याग्रह करके लोहा मनवा लिया अपना, और साउथ अफ्रीका में ब्रिटेन की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। एंड दे हैड टू चेंज द रूल देयर। और वहाँ पर वो रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे कि वहाँ पर भारतीयों को प्रजाति के आधार पर उनके साथ विभेद किया जाता था, और ये उनका पहला सत्याग्रह था। इसी साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारा अध्ययन भी किया, एंड गांधी बिकेम द महात्मा गांधी आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया। और इंडिया में जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं 1915 में, और 1917 तक आते आते जो ब्रिटेन की पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ के कारण से एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में एक रूल पास कर रखा था, बिहार में स्पेशली तिनकटिया। उस तिनकटिया के रूल के खिलाफ वहाँ के एक लोकल लीडर राजकुमार शुक्ल बहुत तेजी से प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि महात्मा गांधी यहाँ गए हैं, तो वो महात्मा गांधी से विजिट किए, और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनको। जब वो बार बार महात्मा गांधी से मिलते रहे, तो महात्मा गांधी को लगा कि ये मामला बहुत सीरियस है और मुझे इसमें सोचना चाहिए। और महात्मा गांधी फिर उनका साथ देने के लिए पटना पहुँचे। जब महात्मा गांधी पटना पहुँचे, तो महात्मा गांधी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो भीड़ स्टेशन पर आई, उस भीड़ को देख करके ब्रिटेन की सरकार को वो कानून बदलना पड़ा। तो गांधी का जो ऑरा था वो बहुत बड़ा हो चुका था 1917 तक आते आते। तो गांधी धीरे धीरे करके एक सफल नेतृत्व की ओर जा रहे थे, और गांधी जी का अपीयरेंस किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए काफ़ी था। और इसी गांधी की लगातार हुई सफलता को देखते हुए 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में भी उनको बुलाया गया, और वहाँ भी गांधी के नेतृत्व में वो सत्याग्रह सफल रहा। अंततः ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जब रॉलेट एक्ट पारित किया 1919 में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, तो ये कहा गया कि ये भारतीयों की जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको सप्रेस करने के लिए पारित किया जा रहा है, और उसको पास कर दिया उन्होंने। तो जब वो पास हो गया, तो भारतीयों पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई होने लगी, और उसी कार्यवाही का विरोध लोग कर रहे थे। पंजाब में भी कर रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल कर रहे थे, और इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया कि आप पंजाब आ जाइए। एंड महात्मा गांधी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स पंजाब फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से पंजाब की ओर महात्मा गांधी जाना प्रारंभ करते हैं। हरियाणा के पलवल स्टेशन पर 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को सबसे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। इट वॉज द टाइम एंड महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट टाइम अरेस्ट इन इंडिया। तो जो महात्मा गांधी ने भारत की जेलों में लगभग 11 साल से अधिक का समय गुजारा है, केवल देश को अहिंसक तरीके से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने। और इसीलिए गांधीवाद की भूमिका को आप कम नहीं आंक सकते हैं इस देश की स्वतंत्रता के लिए। हाँ, बहुत सारे और भी कारण थे जो बहुत ज़रूरी थे, और वो भी ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने में कामयाब रहे। लेकिन आप किसी भी एक कारण को ही उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। और महात्मा गांधी जब पहली बार अरेस्ट हुए, तो उन्हीं महात्मा गांधी को आज़ाद कराने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जैसे लोगों ने आंदोलन किया। फाइनली उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और फिर जब सतपाल और किचलू को छुड़ाने के लिए सभा बुलाई गई 13 अप्रैल को, तो उस दिन वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर। ठीक, ये 1919 में जाकर के हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उनके बड़े चीफ लीडर्स थे, वो डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। तो यहाँ उन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ एक आर्मी के उसको सौंप दी, मेजर को, ठीक है, जनरल को सौंप दी, और उसने फिर अपने हिसाब से निर्णय लिया। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर उसको पीस करने के लिए बहुत सारी समितियां वगैरह ये बनाई गई। लेकिन वो घटना आज भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया गलत निर्णय था। और जब वो घटना ली हुई, तो उस घटना में एक छोटा सा बालक था जिसने ये प्रण किया कि वो इस घटना का बदला एक दिन जरूर लेगा, और उस बालक ने 1940 में इसका बदला लिया। वो बालक था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जब ये बदला लिया, तो उसने कहा था, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उसमें एक बड़ी रोचक घटना है। 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह थे, तो बहादुर शाह को अरेस्ट किया गया, और आपको पता है उनके कुछ बच्चों को मार दिया गया। तो बहादुर शाह जो थे सेकंड, जिनका एक टाइटल होता था जफर, जिस नाम से वो कविताएं लिखते थे, तो जो बहादुर शाह द सेकंड थे, उन बहादुर शाह सेकंड ने 1837 से 1858 तक उनका
टेन्योर है। तो 1857 के रिवोल्ट में जब उनको अरेस्ट करके यहाँ से ले जा रहे थे, और बहादुर साहब अपने आप को देशभक्त कहते थे, जब उनको अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो उनका मखौल उड़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए एक भारतीय सिपाही ने उनसे कहा कि दम दमे में दम नहीं है, जान मांगो खैर की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो कहते हैं कि आप तो कहते थे कि ये है मुगलों का, ये है मुगलों का, ये है हिंदुस्तान की पूरे की शमशीर, मतलब शमशीर का मतलब है उसकी आन बान शान, तलवार को शमशीर कहा जाता है। तो वो झुकने लगी है उनकी आन, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, अब तो तुम अपनी जान की खैर मांगो। और बहादुर शाह जैसा देशभक्त जिसने ये वाली बात कही कि गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये उसने कहा कि अगर इस गाजियों में, अगर गाजी मतलब वे लोग जो इस व्यवस्था को बदलने की फिराक में थे, कि अगर गाजियों में बू रहेगी ईमान की, अगर कोई भी एक देशभक्त सच्चा निकला तो अंग्रेजों को लंदन तक जाके मार के आएगा। और ये उस समय चरितार्थ हो गया 1940 में, जब उधम सिंह ने जनरल डायर, दूसरे जनरल डायर ओ डायर को उन्होंने वहां पर जाकर के मारा, क्योंकि तब तक जनरल डायर की डेथ हो चुकी थी। तो ये एक व्यवस्था थी जिसमें ये कहा गया कि भारत में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, और जलियांवाला बाग के कारण का जो रोष था वो उसमें भरा हुआ था। महात्मा गांधी ने भी इसको बहुत व्यापक पैमाने पर क्रिटिसाइज किया। तो 1919 के बाद से फिर महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के रास्ते अपनाए, और उन सत्याग्रहों में उन्होंने असहयोग भी किया, नॉन कॉर्पोरेशन भी किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस भी किया, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया। तो उन्होंने सविनय भी किया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया है, असहयोग भी किया है, और उन्हीं के प्रयासों से हम इतनी बड़ी हुकूमत से अपनी बात मनवाने में सफल रहे, और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिली वो गांधी के अनुसार या गांधी के सपनों के अनुसार नहीं मिली, गांधी जी की योजना के अनुसार नहीं मिली। शायद इसीलिए उस आज़ादी से गांधी जी प्रसन्न नहीं थे, वे खिन्न थे, क्योंकि वो आज़ादी कुछ भारत के विभाजन के आधार पर मिली थी, भारत में हिंसाएं हो रही थी, वो गांधी जी के प्लान का हिस्सा नहीं था। शायद इसीलिए जिस दिन आज़ादी की घोषणा हुई, गांधी जी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, वो बंगाल में थे, और वहाँ आंदोलनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे। तो ये कहा जाता है कि जो आज़ादी का जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है, पूरा का पूरा जो प्लान है, वो तैयार तो गांधीवाद के मूल्यों पर हुआ, लेकिन उसकी सफलता गांधीवादी मूल्यों के आधार पर प्राइम रूप से नहीं हुई, कि जिसे जैसा गांधी कहते थे उस तरह से भारत आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इसका विभाजन नहीं होने देंगे। और अंततः उस समय तक गांधी जी कांग्रेस की नीतियों से नाखुश भी रहने लगे थे। तो 1869 1869 से लेकर के 1948 तक के उस व्यक्ति की कहानी, जो कैसे एक मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है गांधीवाद, और कैसे कैसे गांधीवाद के मूल्य बढ़े, और कैसे कैसे उन मूल्यों ने कार्य किया। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये तो हमारा गांधी जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू इट कम्प्लीटली, सबने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज हम गांधीवाद को एक नए फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसा कोशिश ये की जाएगी कि आपने शायद इस प्रकार से पहले गांधी के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो हम पहले गांधीवाद कैसे बना, गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी कैसे बने, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनको कहते हैं अपन गांधी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, गांधी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी, ये जर्नी अपन को तय करनी है, ठीक है। अब इस जर्नी में हमको ये देखना है कि यहाँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहले इसको एक बार कर देते हैं। ये है जर्नी। महात्मा गांधी, ये है जर्नी। देखिए, सीधा सीधा हम लोग उसको बड़ा सरल तरीके से समझते हैं कि गांधी के जीवन के प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत क्या रहे।
तो गांधी के जीवन के प्रेरणा स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जिनको हम कहेंगे पश्चिमी, और या देसी कह लीजिए, या फिर उनको कह लीजिए पूर्वी स्रोत या देसीय स्रोत, ठीक है। और एक पश्चिमी है, या उनको विदेशी कह लीजिए। इस दो तरह से महात्मा गांधी प्रभावित हुए। तो सबसे पहले पश्चिमी देखते हैं। पश्चिम में गांधी जी को प्रभावित करने वाले में थॉरो, एक अमेरिकन लेखक थॉरो। अब इनसे क्या क्या सीखा ये भी हम देखेंगे। दूसरे हैं यहां से सरमन ऑफ माउंट, बाइबल का पर्वत प्रवचन गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा यहां रस्किन, जॉन रस्किन, सरमन ऑफ माउंट। इसके बाद है जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय। ये वो हैं जिनसे महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए पश्चिमी जगत की विचारधारा के रूप में। चाहे वो थोरो हो, चाहे बाइबल का पर्वत प्रवचन हो, या जॉन रस्किन की पुस्तक हो, या किसी भी प्रकार के और पश्चिमी विचारक हों, इनमें गांधी जी इन सारी चीज़ों से प्रभावित हुए। अगर हम पूर्वी की बात करेंगे तो गांधी जी को प्रभावित करने वालों में उनकी माता, जहां से उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में बेसिक चीजें सीखी। इसके अलावा भगवत गीता, आदर्शवाद, और इसके अलावा बौद्ध, जैन, बौद्ध और जैन, ऐसे विचारकों का भी गांधी के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जहां से उन्होंने इन सारी चीज़ों को सीखा। जैसे भारत के धर्म ग्रंथ भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने उपनिषद इत्यादि के से भी अपनी विचारधारा को शार्प किया है। इतने सारे चीज़ों के प्रभाव से गांधीवाद बना है। गांधीवाद इतनी सारी चीज़ों के प्रभाव से बना है। गांधीवाद कोई एक चीज के द्वारा से नहीं निकला है, इन सब से उसने बहुत सारी प्रेरणा ली है, और इन सब ने गांधीवाद को एक शार्प हथियार के रूप में विकसित किया है। शार्प यानी कि एक ऐसा हथियार जो बहुत अचूक है, जिसको कभी भी रिटेलिएट, मतलब इस प्रकार से लोग उसको काउंटर नहीं कर पाए, गांधीवाद। अब मैं एक घटना से आपको बताता हूं कि गांधी की विचारधारा, और यहां से इसके बाद अपन शुरू करेंगे उनके प्रेरणाओं को एक एक करके, उन्होंने कहां से क्या सीखा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि गांधीवाद का जो विचार है, उस विचार को हम लोग समझेंगे। उस विचार को हम लोग समझेंगे कि गांधीवाद का विचार कैसे आया और क्या था। देखिए क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। मैं एक घटना से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गांधीवाद में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। 1922 5 फरवरी, ये वो घटना थी जिस दिन उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा हुआ। और जैसे ही चोरी चोरा की घटना होती है, उससे ठीक पहले यहां पर एक आंदोलन चल रहा था जिसको कहते थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को शुरू किया था 1920 में, ठीक। और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी डेथ हुई थी। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी डेथ हुई थी। ये आंदोलन जब शुरू किया, जो पूरे भारत में, पैन इंडिया में चल रहा था, और इस आंदोलन की जो विचारधारा थी वो थी गांधीवाद पर आधारित, और वो बहुत तारीफ भी हो रही थी उसकी। और उस विचारधारा के मूल में क्या थी? अहिंसा थी उसके मूल में। उस विचारधारा के बीच में अहिंसा काम कर रही थी। और इस अहिंसा का जो विचार था, उस अहिंसा के विचार की ताकत इतनी थी कि ये आंदोलन बहुत तेजी से सफल चल रहा था। करना कुछ नहीं था उसमें कि हमें उनकी मदद नहीं करनी है ब्रिटिश सरकार की। तो ब्रिटिश सरकार, जब कोई व्यक्ति बहुत शांत रह जाता है तो आप उसके साथ कोई हिंसक नहीं हो सकते हैं कभी, क्योंकि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। और चूंकि वो हिंसा तो कर नहीं रहे हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार उसको देख रही थी कि आंदोलन धीरे धीरे कितना सफल हो रहा है, पूरी जनता में उससे जुड़ती जा रही है।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पा रही थी उसके खिलाफ, ठोस कदम, दमनकारी कदम। क्यों नहीं उठा पा रही थी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हिंसा तो कर नहीं रहे, बिना हिंसा के किसी को मारेंगे कैसे? जब कोई हिंसा करता है, गलत करता है, तब हम उसके साथ हिंसा करते हैं। तो इस कारण से वो लोग वेट कर रहे थे कि कुछ करें। अचानक से एक ऐसी घटना घटी 5 फरवरी 1922 को, और उस घटना ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में, गोरखपुर के देवरिया में एक थाने पर आग लगा दी भीड़ ने, और उसमें बहुत लोगों की जान चली गई। लगभग 21 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। तो 21 लोगों की जो मृत्यु हो गई, ये घटना हिंसक थी। और इस घटना, पूरे भारत के आंदोलन में ये घटना घटी, तो महात्मा गांधी ने 14 फरवरी को 1922 में जयपुर में ये घोषणा की थी कि अब हम इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे, असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे। और उस 1922 में जो कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, गया अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास उसकी अध्यक्षता करते थे। गांधी जी कहते थे कि आंदोलन बंद किया जाएगा। पर क्यों बंद करना है आंदोलन? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और इन सब ने ये कहा कि ये आंदोलन भाई पूरे देश में चल रहा है, और छोटे से एक जिले में हिंसा हो गई है, तो उस हिंसा के कारण से इतना बड़ा सफल आंदोलन को बंद मत करो। तो गांधी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि मैंने आंदोलन इसी आधार पर शुरू किया था, असहयोग, कि इसमें कोई हिंसा नहीं होगी, और इसकी सफलता का श्रेय भी अहिंसा को ही जाता है। ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं पाई, इस आंदोलन को बंद नहीं कर पाई, क्योंकि हमने कभी हिंसा नहीं की। अब अगर हमारे द्वारा हिंसा हो गई है, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसा हो गई है, तो ब्रिटिश सरकार अपना डिसीजन लेने में स्वतंत्र है। वो कभी भी कोई भी निर्णय ले सकती है, कभी भी दमनकारी कार्य उठा सकती है, क्योंकि हिंसा का बदला तो हिंसा से ही लिया जाएगा। इसीलिए ये आंदोलन अपना मूल स्वरूप खो देगा, इसीलिए इस आंदोलन को बंद किया जाना चाहिए। तो गांधी जी का जो विचार देखिए कि वो किसी भी कीमत पर अपने विचारों से समझौता नहीं करते थे। वो चाहते थे उस आंदोलन को बनाए रखते थे, लेकिन वो आंदोलन फिर उनकी बातों में हो जाता, जीवन में, व्यवहार में नहीं आ पाता। और वो क्या कहते थे कि बातों में नहीं, चीज़ों को अगर हमने कहा है कि हम ईमानदार हैं तो दिखना भी चाहिए, अगर हमने कहा है कि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो ये दिखना भी चाहिए। तो गांधी का जो अहिंसा का विचार था वो सर्वोपरि था। वो जो कहते थे कि हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे आंदोलन को हम लोग बंद करना पड़े। और 1922 में ये आंदोलन बंद कर दिया गया। और कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव इतना था कि लोग कांग्रेस की इस नीति की आलोचना करने लगे। स्वयं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए ये कहा कि ये अच्छा डिसीजन नहीं हुआ है, ये अच्छा निर्णय नहीं लिया गया है गांधी जी के द्वारा। ये पहला समय था जब गांधीवाद को और गांधी जी को व्यापक पैमाने पर क्रिटिसाइज किया गया, उनकी आलोचना की गई। और इसी के रिटेलिएशन में 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी बनाई, उसमें विट्ठल भाई पटेल भी थे। तो ये पार्टी बनकर के तैयार हुई। ये कांग्रेस की नीतियों से नाखुश होने वाली पार्टी थी 1923 में। ये पार्टी इसलिए बनी। तो देखिए गांधीवाद की प्रेरणा उन्होंने क्या क्या बता दिया है कि ब्रिटिश सरकार उसको इसीलिए नहीं दबा पाई। कौन? एक मिनट, कौन? सुभाष? सुभाष तो अभी तो क्लास चल रही। एक मिनट, पूरा हम बुला दे। क्लास ले लूँ फिर मिलता। चाबी? अच्छा, हाँ। तो हम लोग देख रहे थे कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार इन चीज़ों को प्रभावित किया है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि वो किसी भी सूरत पर अपने अहिंसा के विचार को त्यागना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर। अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी में ये विचार पनपे कैसे, गांधी जी में ये विचार आए कैसे, अब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखेंगे गांधी जी पर देसी प्रभाव या स्थानीय प्रभाव। अगर मैं ये बात करूं कि किसी भी व्यक्ति के विचारों की जो प्रथम प्रस्फुटन होता है वो उसकी माता से होता है।
इसके मैं आपको इतिहास में 2 अच्छे प्रमाण बता सकता हूं जो आपको मतलब इस बात की पुष्टि कर देंगे। देखिए, पहला विचार मुझे दिखाई देता है माता जीजाबाई का। माता जीजाबाई का विचार दिखाई देता है। और माता जीजाबाई का विचार क्या है? माता जीजाबाई के पुत्र कौन थे? शिवाजी। ठीक है, शिवाजी थे। और शिवाजी ने कौन से धर्म को प्रमोट किया? सीधा सीधा स्वराज और हिंदू राज्य के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, स्वराज और हिंदू राज्य के लिए। तो उनके अंदर ये स्वराज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया शिवाजी के अंदर? शिवाजी जब अपनी माँ जीजाबाई के साथ पुणे में रहते थे, और इसकी स्टोरी शुरू होती है वहाँ से। उनकी माँ जीजाबाई का संबंध देवगिरी से था। देवगिरी भारत की पुण्य भूमि रही है। देवगिरी को देवगिरी इसलिए कहा गया कि वो देवताओं की भूमि थी, जहाँ हिंदू संस्कृति धर्म बहुत व्यापक पैमाने पर फ्लरिश था। उस देवगिरी पर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया। 1307 में मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया। 1310 में फिर मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया। उसके बाद 1315 और 14 तक आते आते मुबारक खिलजी के समय पर आक्रमण हुआ। एक वो हिंदू संस्कृति जो परम हिंदू धर्म को परम रूप से स्वीकार करती थी और उसमें घुली मिली थी और उसके साथ रहती थी, उस संस्कृति को सबसे ज़्यादा क्षुण्ण बनाने में, उसको विखंडित करने में और उस संस्कृति को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका किसने निभाई? इस्लाम ने निभाई। चाहे अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ हो, चाहे वो मुबारक के समय हुआ हो। तो इस कारण से देवगिरी के लोगों में, अकेले माता जीजाबाई में नहीं, देवगिरी के लोगों में ही इस प्रकार से इस्लाम के प्रति इतना लगाव नहीं था। इस्लाम का लगाव नहीं था। और वो क्योंकि जीजाबाई की परवरिश भी इसी फॉर्म में हुई। जीजाबाई जिस जगह पर पैदा हुई वहां यही विचार चलते थे कि इस्लाम ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, उन्होंने अपनी संस्कृति को नष्ट कर दिया है। ऐसे विचारों में जीजाबाई पली बढ़ी थी। और जब जीजाबाई अपने बच्चे को, शिवाजी को बचपन में कहानियां सुनाती थी तो क्या सुनाती थी? और उन्हीं कहानियों के चलते जब शिवाजी पूछते थे कि आसपास के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी यहाँ से जबरन टैक्स वसूलते हैं, ये करते हैं, तो माता जीजाबाई ये बताती थी कि तुम्हारे पिताजी निर्णय नहीं लेते हैं बल्कि बीजापुर के सुल्तान निर्णय लेते हैं, इसीलिए हमें उनकी बात माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि हम इस व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं। तब एक दिन मंदिर में मंदिर में कहानी सुनाते हुए जीजाबाई ने शिवाजी से कहा, ये तब संभव है जब हम स्वयं राजा हों, और जब हम स्वयं राजा होते हैं तो जनता के हित के फैसले ले सकते हैं। अभी हम दूसरे के आदेशों को मानते हैं, और जब हम स्वयं राजा होते हैं उस व्यवस्था को कहते हैं स्वराज। और स्वराज तब अच्छा होता है जब उसमें हमारे अपने लोग हों, और यहां अपने लोगों से आशय था अपने धर्म के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से। तो जैसे शिवाजी के मन में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके एग्जिस्ट हुई, और शिवाजी ने थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने अपने लिए क्या सपना देखा? स्वराज्य का ही सपना देखा शिवाजी ने। तो यही उनका कॉन्सेप्ट था शिवाजी का। यहां हम चूंकि शिवाजी की बात नहीं कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी के टर्म में समझेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन पर पहला प्रभाव उनकी मां का पड़ा, और उनकी माता ने, ठीक है, पुतलीबाई, उनकी माता ने उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और चूंकि माँ गुजरात की हैं, महात्मा गांधी भी गुजरात में पैदा हुए। गुजरात भारत की धार्मिक नगरी ही रही है, जहां वैष्णव संप्रदाय कूट कूट करके लोगों में भरा हुआ है। तो वैष्णव जन और जो संप्रदाय था और वैष्णव मत जो था, उसकी जो सहिष्णुता थी, सहिष्णुता, वो महात्मा गांधी के अंदर कहां से आई? उनकी मां से आई। और वैष्णव धर्म से उन्होंने सहिष्णुता ग्रहण की, जिसमें यह कहा गया कि ईश्वर की संतानें हैं सभी, हमें ईश्वर की संतानों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको भी ईश्वर ने बनाया है, तुमको भी ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर की सब संतानें हैं, तो हमें उसमें भेद नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन पर पहला प्रभाव उनकी मां का पड़ा। जब महात्मा गांधी अपनी स्कूलिंग कर रहे थे तो उनको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला, जिसमें व्याप्त मानवता, ठीक, और मानव की केंद्रीय भूमिका
केंद्रीय भूमिका उनको सबसे अधिक प्रभावित की। जो केंद्रीय भूमिका है उनको सबसे अधिक प्रभावित की। इसी प्रभाव के चलते महात्मा गांधी पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव एक सॉफ्ट अहिंसा, देखिए ये कैसा धर्म है, जैन धर्म परम अहिंसा को मानता है, इसमें हिंसा का दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे, ये भी अहिंसा की बात करता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति जिसकी परवरिश जिस माहौल में होती है वह उन्हीं विचारों को धीरे धीरे अडॉप्ट करता है। तो महात्मा गांधी की परवरिश वैष्णव मत की मानवतावाद संस्कृति, वैष्णव मत की सारे ईश्वर, सारी संतानें ईश्वर की संतानें हैं, इस मत से हुई है। इसके अलावा महात्मा गांधी पर जैन धर्म जो कि अहिंसक है, बौद्ध धर्म जो कि अहिंसक है, जिनके अध्ययन से उनके अंदर धीरे धीरे अहिंसा की प्रवृत्ति है वो प्रबल होती गई, अहिंसा की प्रवृत्ति। और इसी क्रम में महात्मा गांधी ने, चूंकि वैष्णव मत है तो वैष्णव मत में गीता का बहुत महत्व है, तो महात्मा गांधी ने गीता की विचारधारा को अपनाया जिसमें नैतिकता बहुत तेजी से विकसित हुई उनके अंदर। महात्मा गांधी के अंदर नैतिकता बहुत तेजी से विकसित हुई। तो जो नैतिकता की अवधारणा थी महात्मा गांधी में वो भगवत गीता से, और उसी दौरान उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए, हर व्यक्ति को शारीरिक श्रेष्ठता पर बल देना चाहिए, हमको आत्म शांति के लिए प्रयास करना चाहिए और हमको अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। यानी भारतीयवाद उनमें कहाँ से आया? उपनिवेशवाद से। अभी हम देखते हैं सबको फिर से एक बार, समझ गए? तो नैतिकता, फिर आया उनके अंदर क्या? भारतीयवाद। और ये भारतीयवाद तो उनके अंदर कूट कूट के वैसे ही भरा था, लेकिन इसके प्रति जो जटिलता, जिसके प्रति जो उनका झुकाव था वो अधिक हुआ। किस कारण से? उपनिषदों से। उपनिषदों से। तो हम इसको एक ग्राफ पर समझ लेते हैं कि किसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव देखते हैं किसका? उनकी माता का। और उनकी माता से उन्होंने क्या सीखा? वैष्णव मत। दूसरा जैन धर्म से क्या सीखा? अहिंसा। तीसरा बौद्ध धर्म से मानवता और अहिंसा। देखिए अहिंसा जहां होगी वहां मानवता स्वतः ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म में मानवता नहीं है, जैन धर्म में भी मानवता है, वैष्णव धर्म में भी मानवता है। इसके बाद उन्होंने अध्ययन किया किसका? गीता का, भगवत गीता। और गीता से उन्होंने सीखा नैतिकता को सीखा। और फिर भगवत गीता के बाद उन्होंने अध्ययन किया उपनिषदों का, और उपनिषदों से उन्होंने सीखा संस्कृति के प्रति लगाव और अपनापन। तो महात्मा गांधी में सबसे पहले जो सॉफ्टनेस थी, जो अहिंसा के मूल्य थे, वे भारतीय विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, भारतीय विचारों से। और महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, एक बहुत गुजराती के लेखक थे श्यामलाल भट्ट। श्यामलाल भट्ट ने बहुत कुछ लिखा है गुजराती में। तो श्यामलाल भट्ट ने गुजराती में जो लिखा है उससे महात्मा गांधी ने बहुत कुछ सीखा। और उसका एक सारांश वो ये लिखते हैं महात्मा गांधी कि मैंने उनसे ये सीखा कि अगर कोई हमको पानी पिलाए तो हम भी उसको पानी पिलाएं और उससे भी बढ़ कर के उसको कुछ खिलाएंगे। वो कहते हैं कि समान के साथ समान नहीं, समान के साथ और उदारता का व्यवहार, कम उदार व्यक्ति के साथ अधिक उदारता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस विचार से महात्मा गांधी ने ये सीखा श्यामलाल भट्ट से, कि श्यामलाल भट्ट की जो पुस्तकें थी उसमें यही कहा गया है कि हम किस प्रकार से क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हम हिंसक के साथ भी अहिंसक ही रहेंगे, हिंसक के साथ भी अहिंसक ही रहेंगे। और उसी समय महात्मा गांधी को जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1887 में, तो वहाँ उनको ये कांटेक्ट होता है बाइबल से। उन्होंने बाइबल का फेमस सरमन है ना, सरमन ऑफ द माउंट इन बाइबल,
तो बाइबल का जो पर्वत प्रवचन है, उस पर्वत प्रवचन को पढ़ा जिसमें जो लिखा था कि हम कभी भी प्रतिकार का बदला प्रतिकार से नहीं, प्रतिकार का बदला उपकार से देंगे। हम किसी को प्रतिकार का बदला प्रतिकार से नहीं करेंगे, हम हिंसा के बदले भी हिंसा नहीं करेंगे, तभी अहिंसक कहलाएंगे। तो जो उन्होंने सीखा था श्यामलाल भट्ट से, या भारतीय साहित्य को पढ़ करके, भारतीय दर्शन को पढ़ करके जो कुछ सीखा था, अब समय था कि वही चीज़ों की फिर से एक कहते हैं ना कि वो स्ट्रेंथन हो रही हैं और कठोर होती जा रही हैं बाइबल के द्वारा। तो उन पर अगला प्रभाव किसका पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइबल। बाइबल का पर्वत प्रवचन। बाइबल के पर्वत प्रवचन से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए और उनको ऐसा लगा कि जो धार्मिक संदेश है धार्मिक संदेश है वो लगभग सभी धर्मों में एक जैसा है, ऐसा वो कहते थे। इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी जैसे अत्याचारी का प्रतिकार नहीं कीजिए, कोई भी अत्याचारी है उसका प्रतिकार नहीं कीजिए। तो उन्होंने जब ये इतनी एक्सट्रीमली सॉफ्ट विचारधारा देखी बाइबल में, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो विचारधारा उन्हीं की विचारधारा जो पहले से वो सीखे थे, उनके अंदर जो एग्जिस्ट करती थी उसी से मैच करती थी। इसलिए उनको ये विचारधारा बहुत अच्छी लगी और इस विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए महात्मा गांधी। इसके बाद महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में एक बार जाना हुआ, नेटाल। तो महात्मा गांधी एक बार नेटाल जा रहे थे डरबन से, और उनके एक दोस्त हुआ करते थे पोलाक, महात्मा गांधी के उनके मित्र थे पोलाक। पोलाक ने महात्मा गांधी को एक पुस्तक दी, पोलाक ने महात्मा गांधी को एक पुस्तक दी, पोलाक। और वो पुस्तक कौन सी थी? अनटू द लास्ट। ये मैंने आपको बताई भी थी जब जेपी के बारे में पढ़ा रहा था तब। अनटू द लास्ट पुस्तक दी और महात्मा गांधी ने उस पुस्तक को पढ़ा ट्रेन में जब वो नेटाल के लिए जा रहे थे। तो कहते हैं महात्मा गांधी की जो नेटाल की यात्रा थी मेरी, वो बहुत सफल रही, क्योंकि उस यात्रा में उन्होंने अनटू द लास्ट पढ़ी। जो किताब उनको किसने दी थी? पोलाक ने दी थी। जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उस किताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इस किताब से वो बहुत प्रभावित भी हुए, है ना। और उस किताब का जो पहला संदेश उन्होंने जो सीखा वो ये था, पहला संदेश कि किसी एक का हित सभी के हित में निहित होता है। किसी एक का हित है वो सभी के हित में निहित होता है। एक व्यक्ति का हित कभी भी दूसरों के अहित करके एक व्यक्ति अपना हित नहीं कर सकता है। दूसरा वो ये कहते थे कि कोई भी काम हो उसको सम्मान परस्पर मिलना चाहिए। उन्होंने उस पुस्तक में ये पढ़ा, चाहे कोई व्यक्ति वकील हो या कोई बाल काटने वाला नाई बार्बर हो, इन दोनों के पेशे का बराबर सम्मान होना चाहिए, बराबर सम्मान होना चाहिए। देखिए उनके अंदर कैसे विचार बढ़ते जा रहे हैं। ये अनटू द लास्ट के जो विचार हैं वो उनके अंदर एक जगह बनाते जा रहे हैं महात्मा गांधी के अंदर। दूसरा वो ये कहते थे कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। वो कहते थे कि जो शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले जो व्यवसाय हैं, शारीरिक श्रम करने वालों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक श्रम के अभाव में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उनको अधिक महत्वपूर्ण माना चाहिए। और ये जो किताब थी, ये किताब एक्चुअली में लिखी किसने थी? जॉन रस्किन ने लिखी थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जॉन रस्किन की बुक थी और महात्मा गांधी इस किताब से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस किताब का एक गुजराती संस्करण लिखा, गुजराती भाषा में उसको ट्रांसलेट किया और उसका नाम रखा सर्वोदय। ये शायद मैंने आपको पहले बताया है। और यही सर्वोदय का विचार गांधीवाद से फ्लरिश होकर के बहुत सारे लोगों तक गया, जयप्रकाश नारायण तक गया, और जयप्रकाश नारायण ने इस विचार को
लोगों तक पहुंचाया। तो गांधी के अंदर सर्वोदय का जो विचारधारा है वो कहाँ से आता है? वो अनटू द लास्ट से आता है। अनटू द लास्ट किसका था? रस्किन बॉन्ड का था। और रस्किन बॉन्ड के साथ उनका सबसे अच्छा बेहतर कॉन्टैक्ट कब हुआ? जब उन्होंने उनकी पुस्तक को पढ़ा। कब? जब वो साउथ अफ्रीका में नेटाल की यात्रा पर थे। उस समय उनके मित्र पोलाक ने उनको एक किताब भेंट की थी। उस किताब के द्वारा उनका रस्किन बॉन्ड से संपर्क हुआ और रस्किन बॉन्ड के उनके जीवन पर, चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 चीज़ें उन्होंने उससे सीखी कि किसी एक का हित सबके हित में निहित होता है, या कोई भी बड़ा व्यवसाय छोटे व्यवसाय हो, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के अंदर से यहाँ समाजवाद की झलक दिखलाई पड़ती है। जो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का फेवर करते हैं, वो कहते हैं कि उनको भी परस्पर सम्मान मिलना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव था, जो कहाँ से पड़ा? ये रस्किन बॉन्ड की किताब से पड़ा। और ये घटना आई थिंक 1896 की घटना है। 1896 की घटना है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा महात्मा गांधी के जीवन पर और भी चीज़ों के प्रभाव पड़े। जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। उसका अनुवाद होता है बैकुंठ तुम्हारे भीतर है। बैकुंठ तुम्हारे भीतर है। यहाँ बैकुंठ की अवधारणा हेवन या स्वर्ग से ली गई है। तो वो जो कहते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड है, भगवान का जो स्थल है वो आपकी शरीर के अंदर ही बसा हुआ है। और शरीर के अंदर ही बसा हुआ है, इसीलिए उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। उसको जितना शुद्ध बनाए रखना चाहते हो उतना ही शुद्ध बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आप ये सीख पाओगे कि अगर आप अपने आप को तलाशोगे तो शायद आप प्योरिटी की ओर जाओगे, अच्छी चीज़ों की ओर जाओगे। अपने आप को तलाशने का मतलब है कि अपने आप को स्वर्ग जैसा बनाइए, सुंदर बनाइए। और इसमें महात्मा गांधी ने चारित्रिक श्रेष्ठता की बात भी करी है। यहीं पर उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी एक स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। ये महात्मा गांधी का विचार था। हालांकि जब महात्मा गांधी 1887 में साउथ अफ्रीका जा रहे थे, विदेश पढ़ने के लिए, जब वो जा रहे थे 1887 में इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तब उन्होंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी शराब, मांस इत्यादि ऐसे शराब या फिर किसी भी प्रकार की स्त्री से संपर्क में नहीं रहूँगा। और ये उन्होंने आजीवन निभाया भी। अगर आप आगे हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का ब्रह्मचर्य क्या है, तो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिबेसी है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक स्त्री का, है ना। ब्रह्मचर्य मूलतः ये होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार की यौन क्रियाओं से विरक्त होता है, दूर होता है, उसको ब्रह्मचर्य। लेकिन महात्मा गांधी का ब्रह्मचर्य क्या कहता है कि किसी एक स्त्री से संबंध रखने वाला भी महात्मा गांधी के अनुसार ब्रह्मचारी होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने भी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी इनसे प्रभावित हुए। एक और प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन पर दिखलाई पड़ता है। 1849 में, यानी महात्मा गांधी के जन्म से पहले, एक थॉरो ने एक भाषण दिया था अमेरिका में, और उसमें उन्होंने कहा था सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस इसका मतलब सविनय अवज्ञा या फिर सविनय आज्ञा भंग, कुछ भी कह लीजिए, ये उन्होंने प्रभावित किया। और ये सविनय अवज्ञा का जो विचार था, महात्मा गांधी को अपने विचारों से इतना समतुल्य प्रतीत हुआ कि महात्मा गांधी इस विचार के प्रति अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उनको अपने जीवन पर लागू किया और इस विचार को अपनाया। और महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा का विचार सबने पढ़ा है कि वह कितना प्रसिद्ध रहा। महात्मा गांधी ने किस प्रकार से अपने विचार को प्रस्तुत किया।
इन सारे विचारों के कारण से महात्मा गांधी के अंदर, मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर जिस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ उसे महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो जीवन पर जो प्रभाव हैं वो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों के पढ़ते हैं। उसको हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी पहला वैष्णव परंपरा, किसके द्वारा? माता के द्वारा। ठीक है, ये हमको दिखाई देता है। दूसरा हमको किसमें दिखाई देता है महात्मा गांधी पर प्रभाव? जैन मत का प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा प्रभाव किसका दिखाई देता है? बौद्ध मत का दिखाई देता है। इसके अलावा भगवत गीता का दिखाई देता है। भगवत गीता के अलावा महात्मा गांधी पर जितने भी प्रभाव पड़े हैं उनमें उपनिषदों का प्रभाव है। ठीक है, और अगर हम पाश्चात्य प्रभावों की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका दिखाई देगा? बाइबल का पर्वत प्रवचन, बाइबल का पर्वत प्रवचन, इनके माउंट सरमन ऑफ बाइबल। इसके अलावा आपको प्रभाव पड़ा है थोरो का। थोरो का क्या प्रभाव पड़ा है? सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। इसके अलावा प्रभाव किसका दिखाई देता है? रस्किन, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन, जॉन रस्किन का प्रभाव सर्वोदय के रूप में दिखाई देता है, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अनेक विचार दिए। इसके अलावा लियो टॉलस्टॉय का पड़ता है, लियो टॉलस्टॉय का पड़ता है, जिन्होंने चारित्रिक निर्माण के लिए बैकुंठ तुम्हारे भीतर है, बैकुंठ तुम्हारे भीतर है, ये महात्मा गांधी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। इन सारे प्रभावों से हम कैसे एक मोहनदास करमचंद गांधी एक गांधी के रूप में विकसित हुआ, और इन्हीं महात्मा गांधी का जो एक्चुअल विचार था, जो एग्जैक्ट विचार था, वो विचार धीरे 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 करके एक विचार ऐसा बन गया जिसे पूरी दुनिया के लोगों ने अपनाना शुरू किया, क्योंकि उसमें प्रतिषेध करने वाली, विरोध करने वाली कोई भी चीज़ बची नहीं थी। इसलिए वो विचार बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और वो विचार आज पूरी दुनिया में गांधीवाद के रूप में देखा जाता है। तो गांधी जैसा कहते थे कि गांधी जी मर सकते हैं अपने विचारों के लिए, लेकिन गांधीवाद को कभी मरने नहीं देंगे। और ये बात सही है कि उन्होंने गांधीवाद पर कभी आंच नहीं आने दी। जब भी गांधी क्रिटिसाइज हुए तो उन्होंने कहा है कि आज आपको हो सकता है कि मेरा विचार अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आपको मेरा विचार समझ में आए और अच्छा लगे। हम गांधी जी के विचारों के संबंध में बहुत सारे तथ्यों की बात करते हैं और ये देखते हैं कि गांधी जी ने केवल एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे गांधी जी के जो विचार हैं उनमें हम लोग देखते हैं, एक तो चारित्रिक श्रेष्ठता दिखाई देती है, चारित्रिक श्रेष्ठता दिखाई देती है। ये गांधी जी ने कहा कि चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है, चरित्र निर्माण पर बहुत बल देते थे गांधी जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मशीनों का उपयोग कम किया जाए, मशीनों का उपयोग कम किया जाए, क्योंकि इससे हम समानता नहीं ला पाएंगे, इससे हम समानता नहीं ला पाएंगे। तो गांधी जी कहते थे कि मशीनों का उपयोग कम किया जाए। दूसरा कि अत्यधिक शोषण से बचा जाए, अत्यधिक शोषण से बचा जाए। अगर हम अत्यधिक शोषण से बच जाएंगे शायद बहुत सारे कामों को कर पाएंगे। समझ गए? तो वो अत्यधिक शोषण से बचने की बात करते थे। अत्यधिक शोषण के अलावा ऐसे तथ्यों की बात करते थे कि जिस प्रकार से सभी लोगों को, जैसे उन्होंने सर्वोदय के विचार में कहा है कि सब लोगों का भला हो। तो सब लोगों का भला तब है कि जब हम सब वर्ग की ओर देखें, सब जातियों की ओर देखें, सब धर्मों की ओर देखें। लेकिन आज अपने इस लेक्चर में आप देखेंगे कि हमने गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया है, क्योंकि आज हम गांधी को समझ रहे हैं, गांधीवाद को समझ रहे हैं। उनके विचारों में जब हम इन तथ्यों को देखते हैं कि गांधी जी ने अपने विचारों में किन किन तथ्यों को शामिल किया,
गांधीवाद के धर्म के संबंध में क्या विचार हैं, गांधी जी के राजनीति के बारे में क्या विचार हैं, सत्य के बारे में क्या विचार हैं, जब हम इनको समझेंगे तो वहाँ किस प्रकार से उनको काउंटर किया जा सकता है, किस प्रकार से चैलेंज किया जा सकता है, इस पर निर्भर करेगा कि गांधीवाद की हमें आलोचना करनी है कि नहीं करनी है। तो ये था हमारा गांधीवाद का परिचय कि गांधी जी कैसे बने। एक मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक की यात्रा हमने केवल तय किया है कि उन पर किन किन का प्रभाव पड़ा, केवल इतनी सी बात है। अब हम गांधी के राजनीतिक विचारों को, धार्मिक विचारों को, इन सारे विचारों को एक एक क्रम में समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इन विचारों को एक एक करके समझेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग। हैव ए गुड डे।